हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सरकारी परीक्षा की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस दीपावली आप दीप जलाएं, पटाखे ना जलाएं और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड ना करें। ठीक है। तो दोस्तों, इसी मकसद के साथ आप ये खुशियों का त्योहार मनाएं और साथ ही साथ हमारे सरकारी परीक्षा की तरफ से जो आपको ऑफर दिए जा रहे हैं, जो आपको सरकारी परीक्षा पे अगर आप रजिस्ट्री करते हो तो 23 से लेकर 26 अक्टूबर तक आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे। इस जो हमारे तरफ से ये ऑफर निकाली गई है, इसका आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोशिश करें कि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा यहाँ जो न्यूज है वो हमारे इंडिया के डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत ने अपना जो है तीसरा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है, यानी सफल परीक्षण किया है। और आपको पता ही है कि अग्नि मिसाइल जो है हमारे भारत के डिफेंस सिस्टम का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। इसी अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का जो एडवांस वर्जन है, जिसे हम अग्नि प्राइम मिसाइल है बोलते हैं, इसी के तीसरे जो है वर्जन का इस बार सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो किया गया है, ये कहां से किया गया है, तो ये उड़ीसा के तट से किया गया है। और जो पहला अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था वो जून लास्ट ईयर में किया गया था और उसके 6 महीने बाद ही दूसरे अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और अब जाके जो है इस मिसाइल का जो है थर्ड परीक्षण किया गया है, जिससे इस मिसाइल के परीक्षण के होने से हमारे डिफेंस सेक्टर और भी मजबूत अब नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया गया है, इसने अपना जो निशाना लगाया है वो काफी एक्यूरेट लगाया है और साथ ही साथ इसने जो रेंज हासिल किया है वो भी रेंज एक अपने आप में यूनिक रेंज है। रेंज ये है कि इसने जो अपना टारगेट हिट किया है, इसकी अधिकतम जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर है, यानी कि 2000 किलोमीटर तक ये अपने जो भी इसका फोकस पॉइंट रहेगा उसको निशाने लगाने में ये सक्षम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज भी हमारे स्पोर्ट्स कैटेगरी से है और ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक जोड़ी है, जोड़ी का नाम है अनीस और सिमरनप्रीत। इन दोनों की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल टीम की इवेंट में हमारे देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। लेकिन किस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल दिलाया है और किस कैटेगरी में दिलाया है, इस पे भी चर्चा करना जरूरी है। तो इन्होंने जो भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है वो अभी चल रहे ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि शूटिंग का चैंपियनशिप चल रहा है। इस चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। और गोल्ड के लिए ये जिस टीम से भिड़े थे वो यूक्रेन की टीम थी और उस टीम के जो खिलाड़ी थे वो थे यूलिया कोरोस्टिलोवा और मैक्सिम होरोडाइनेट्स। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की जो खिलाड़ी थे उन्हें हराकर गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि भारतीय टीम को सिल्वर मेडल इस इवेंट में मिला है। और इस सिल्वर मेडल के साथ भारत का जो इस चैंपियनशिप में टोटल मेडल अब तक हो चुका है वो 26 पहुंच चुका है, जिसमें 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 10 ब्रोंज शामिल है। लेकिन भारत अभी भी मेडल टैली में बोले तो चाइना से पीछे है, यानी कि दूसरे नंबर पे है। और ये जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, ये कहाँ किया गया है, तो इजिप्ट के कैरो में किया गया है। इस जगह का भी आपको याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक हमारे देश में सम्मेलन यानी कि सभा का आयोजन किया जाना है और ये सम्मेलन जो है ये साइंस से रिलेटेड, यानी कि हमारे स्पेस से, अंतरिक्ष से रिलेटेड सम्मेलन है। और ये जो सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, इसका जो पहला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा वो किस नाम से जाना जाएगा, तो आकाश तत्व, यानी कि आकाश फॉर लाइफ। और इसका आयोजन कब और कहां किया जाएगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो ये जो सम्मेलन है, जो कि अंतरिक्ष से संबंधित सम्मेलन है, इस सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा वो आने वाले नवंबर में किया जाना है और देहरादून में इसका पहला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और ये 3 दिन तक चलने वाले ये सभा है, सम्मेलन है। और इसमें
इस सम्मेलन में बेसिकली यही दिखाया जाएगा कि जो हमारा पारंपरिक इतिहास रहा है, जो एजुकेशन रहा है, जो हम जो है पुराने तरीके से यानी कि एंशिएंट साइंस को अपनाते हुए और हमारे जो अभी मॉडर्न साइंस है उनको अपनाते हुए जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं उन प्रॉब्लम का समाधान निकाला जाए। दोस्तों, आज के यूथ को ये बताना बहुत जरूरी है कि जो आप साइंस अभी पढ़ रहे हो, इन सारे साइंस के बारे में हमारे पौराणिक कथाओं में पहले ही इसके बारे में बताए जा चुके हैं और उससे हमारे जो इन्वायरमेंट में या कई सारी बीमारियों का इलाज भी संभव हो चुका है। लेकिन आज के समय में हमारे इन्वायरमेंट में कई तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। उन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब जो है हमारा साइंस जो है वो जो हमारी एंशिएंट साइंस है और मॉडर्न साइंस है, ये दोनों मिलकर काम करेगी। उसी से रिलेटेड ये सभा का आयोजन किया जाना है नवंबर में और इसके लिए एक कैंपेन पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस कैंपेन का नाम है सुमंगलम, इसे याद रखिएगा। इस कैंपेन का मेन मकसद यही है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग या जो भी हमारे क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति लोग जो है हमारे एंशिएंट साइंस की मदद से कैसे उसे जो है छुटकारा पाया जा सकता है या कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके लिए पूरे देश में इस कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। ओके, और इस कैंपेन नहीं बल्कि इस सभा में भी हमारे देश के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसरो और जितने भी साइंटिफिक मिनिस्ट्री है हमारे देश की डिपार्टमेंट है, वो सारे इस सभा में जो है वो मिलकर इस सभा का आयोजन कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक इंडेक्स जारी किया गया है, सूचकांक जारी किया गया है जो कि पेंशन से रिलेटेड है और इस सूचकांक का नाम है मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। यानी कि पूरे विश्व में पेंशन से रिलेटेड किस देश के हालात कैसे हैं, कहां पेंशन इजीली तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया जाता है और कहां पेंशन लेने में लोगों को कठिनाई होती है, उसी से रिलेटेड यह सूचकांक जारी किया गया है। अब इस सूचकांक में देखते हैं कि किस देश को कौन सा स्थान मिला है और भारत को इस सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है। तो इंडिया को जो इस सूचकांक में स्थान दिया गया है वो 44 देशों का यह सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत को 41st यानी कि 41वां स्थान मिला है। और जो कि 2021 में अगर इसी सूचकांक में भारत की रैंकिंग देखें तो उस समय भारत की रैंकिंग 40वीं रैंक थी। यानी कि भारत ने कुछ खास इंप्रूव नहीं किया है पेंशन के अगर हम टर्म में देखें तो, यानी भारत में पेंशन की जो सिचुएशन है वो आज भी दयनीय बनी हुई है। ओके, अब वही अगर हम 2020 में इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग देखें तो 2020 में जो रैंकिंग थी वो 2021 के मुकाबले अच्छी रैंकिंग थी। यानी कि 39 कंट्रीज में भारत को 34 रैंक मिला था। अब वही इस साल की अगर इंडेक्स में बात करें कि किस कंट्री ने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक लाया है यानी टॉप किया है, तो वो देश है आइलैंड। और इस देश के बाद जिस देशों को रैंकिंग में शामिल किया गया है उनमें नीदरलैंड्स और डेनमार्क जो है ये दूसरे और तीसरे स्थान पे है। और सबसे नीचे की जो स्थान जिस देश को दिया गया है इस इंडेक्स में वो थाईलैंड को दिया गया है और इसके लिए थाईलैंड का जो टोटल रेटिंग दिया गया है वो 41.7 दिया गया है। तो रेटिंग के आधार पे ही इस इंडेक्स में इन देशों को स्थान दिया गया है और किन देशों में पेंशन को लेकर कितनी इजीनेस दिखाई गई है इनके जो है टर्म पे इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत सरकार की तरफ से भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है और कौन बने हैं भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी, इस पे चर्चा करते हैं। तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा और इन्होंने जिनकी जगह ली है रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे भारत के, उनका नाम था तरुण बजाज। इन्होंने तरुण बजाज की जगह ली है जो अभी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और तरुण बजाज की जगह पे ही संजय मल्होत्रा जी की इस बार नियुक्ति की गई है भारत सरकार की रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे। अब संजय मल्होत्रा जी की बात अगर कर ले तो संजय मल्होत्रा जी जो है जो कि एक आईएएस ऑफिसर है राजस्थान कैडर से और करेंटली जो है ये वित्तीय सेवा विभाग में ये सेक्रेटरी के तौर पे ये कार्यरत है और इन्हें अभी हाल ही में केंद्र के द्वारा रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो केदारनाथ धाम के दौरे पे थे और वहां पे उन्होंने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन यानी कि शुभारंभ किया है, यानी कि उसका उन्होंने नींव रखा है। रोपवे तो आप जानते होंगे कि पहाड़ों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक
केबल कार यानी कि एक तरह का डिजाइन किया हुआ बॉक्स होता है, उस बॉक्स को जो है ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किया जाता है और उसमें पर्सन बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जो है आसानी से जा सकते हैं। तो केदारनाथ में अभी तक रोपवे का किसी तरह का जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी और उसी सुविधा का जो है न्यू हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखा है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के तौर पे। और ये जो रोपवे प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री ने न्यू रखा है, ये कहां से कहां के बीच होगा, तो केदारनाथ से लेकर गौरी कुंड के बीच होगा। और उत्तराखंड के एक और बहुत ही फेमस जगह जिसे हेमकुंड के नाम से जानते हैं, वहां पे भी रोपवे की जो है सुविधा प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि शुरू की जाएगी। और हेमकुंड जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे कि ये जो है सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं का ये जो है एक तरह का स्थल है। और ये जो हेमकुंड है ये पूरी तरह डिवोटेड है गुरु गोविंद सिंह को। और इसी जगह पे जो है प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि अब यहाँ पे भी केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे भी हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास उन्होंने किया है। अब इसके लिए उन्होंने जो है जो इस प्रोजेक्ट के लिए जो इन्होंने न्यू रखी है, इससे क्या होगा कि उत्तराखंड के जिस रीजन में ये पार्ट पड़ते हैं, जो 4 धाम में से एक है केदारनाथ और ये उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में पड़ता है, तो वहां पे क्या होगा कि टूरिज्म जो सेक्टर है वो बूस्ट करेगा, साथ ही साथ लोगों को अब आसानी से वहां तक पहुंचने में मदद भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अप्सपा, जो कि आप जानते होंगे कि मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट है वहां पे ये अप्सपा जो कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। तो असम में हाल ही में 8 जिलों में फिर से अप्सपा का जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। अब असम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उन 8 जो है जिलों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 जिसे हम अप्सपा बोलते हैं उसको बढ़ाया है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि 8 जिलों के साथ साथ जो है एक सब डिवीजन में भी इन्होंने 6 महीने के लिए अप्सपा को लागू कर दिया है। अप्सपा उस स्टेट या उस यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है जहां पे पूरी तरह अगर पब्लिक डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी भारत का संविधान का जो नियम है वो पालन नहीं किया जा रहा है, तो वहां की एक स्पेशल जो पावर है वो वहां की आर्म्ड फोर्सेस को दे दी जाती है। और वहां जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं वही मेन होते हैं ताकि किसी तरह की पब्लिक डिस्टर्बेंस ना हो। तो हाल ही में असम में जो है ये कई जो है सालों से लगा हुआ है और फिर इसे 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है ये कब से इफेक्टिव होगा, तो 1 नवंबर से ये इफेक्टिव होगा। लेकिन असम ने एक और जिला जिसका नाम है वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिला, इस जिले में इन्होंने घोषणा किया है कि इस जिले में अप्सपा को अब हटा दिया जाएगा, यानी कि इस जिले में जो अब वहां पे डिस्टर्बेंस है वो पूरी तरह अब खत्म हो चुका है, अब वहां पे शांति का माहौल है। इसीलिए असम गवर्नमेंट ने इस जिले में अप्सपा को हटाने का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक स्पेसीज है ग्रास हॉपर की, इसकी एक नई स्पेसीज हमें मिला है और इस स्पेसीज का नाम क्या दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो नाम दिया गया है वो साउथ के ड्रेविडियन लैंडस्केप के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और इसकी जो पहचान की गई है, यानी जहां ये मिला है वो तमिलनाडु से इसे जो है पाया गया है। और इस जो है ग्रास हॉपर को, यानी कि टिड्डा जिसे हम बोलते हैं, इस ग्रास हॉपर को जो द्रविडियन लैंडस्केप के तौर पे जो नाम दिया गया है, साइंटिफिक नाम वो दिया गया है ड्रैविडिकरिस एनामलाइका। ये जो है ये इस ग्रास हॉपर का साइंटिफिक नाम है। और इस ग्रास हॉपर का अगर लोकल नाम की बात करें तो वो है क्लैडोनोटस भास्करी। यानी इस ग्रास हॉपर को खोजने वाले जो रिसर्चर्स थे जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, तो क्रोएशिया और जर्मनी और श्रीलंका से ये रिसर्चर्स बिलोंग करते हैं। उन्हीं के जो मेन हेड है उन्हीं के नाम पे इस जो है ग्रास हॉपर का नाम रखा गया है क्लैडोनोटस भास्करी। भास्करी जो थे ये इस ग्रास हॉपर को खोजने वाले मुख्य वैज्ञानिक हैं। इसीलिए हालांकि ये ग्रास हॉपर जो है ये बहुत पहले, यानी कि 2 साल पहले ही इसे खोजा जा चुका था, लेकिन हाल ही में इस पर रिसर्च हुआ है और पता चला है कि ये जो ग्रास हॉपर्स है ये ग्रास हॉपर की नई प्रजाति है। और इस ग्रास हॉपर का जो है वो साउथ के ड्रैविडियन लैंडस्केप के नाम पे इसका नाम रखा गया है।
तो इससे आपके सवाल बन सकते हैं कि ये किसकी स्पेसीज है, या नाम से सवाल बन सकते हैं कि इसका नाम क्या रखा गया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक बुक है, उसकी अभी हाल ही में विमोचन की गई है। बुक का नाम है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, और इसका विमोचन जो किया गया है और इसके लेखक कहाँ किया गया है, इसके लेखक कौन है, इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बुक का जो विमोचन किया है वो इस बुक के लेखक एक IRS ऑफिसर है जिनका नाम है साहिल सेठ, और इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। और विमोचन के समय हमारे देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी भी मौजूद थे। अब जो इस बुक के लेखक है जिनका नाम है, क्या नाम है अभी मैंने बताया, इनका नाम है साहिल सेठ। और साहिल सेठ कौन है, ये एक IRS ऑफिसर है और अभी GST के ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पे ये कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने ही इस बुक की रचना की है, और इस बुक की जो पब्लिशिंग की गई है वो ब्लू रोज पब्लिकेशन हाउस के द्वारा की गई है। बेसिकली इस बुक में ये बताया गया है कि हम जो है बहुत सारे मुद्दों पे जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसमें कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। अपने डे टू डे लाइफ की बहुत सारे जो है हमारे सवाल होते हैं, उसके हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस बुक में उन सारे सवालों के जवाब को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हमारे जीवन के और जो हमारी बिलीफ सिस्टम है, यानी जिस पे हम विश्वास करते हैं, उसका मेन मकसद क्या है, इस बुक में पूरी तरह जो है वो चर्चा किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बुक है, आपको इसके ऑथर और इस बुक का नाम आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स की घोषणा की गई है। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना तो आप सबको पता ही है कि हर एक रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज में ये लागू किया गया है भारत देश के। अब इस अवार्ड की जो घोषणा की गई है, इसमें यह बताया गया है कि किस राज्य में ये जो योजना है ये काफी सरल और अच्छे तरीके से लागू किया गया है, कहां के लोग को सबसे ज्यादा फायदे हुए हैं। तो इस अवार्ड की घोषणा की गई है, और इसकी जो अभी घोषणा की गई है वो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, जिनका नाम हरदीप सिंह पुरी है, उनके द्वारा की गई है। और इस अवार्ड में जो प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 में जो पहला स्थान दिया गया है जिस राज्य को, वह है उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु को स्थान दिया गया है। अब इसमें एक और कैटेगरी में एक राज्य को स्थान दिया गया है, उड़ीसा को। वो कैटेगरी है फॉर द बेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव अंडर अ स्पेशल कैटेगरी, यानी इस योजना को बहुत अच्छे तरीके से उड़ीसा राज्य में लागू किया गया है। लोगों को इससे काफी फायदे भी मिले हैं। बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है 25 जून 2015 को, और इस योजना के तहत लोगों को जो है रहने के लिए घर प्रोवाइड किया जाता है और उसके लिए कुछ अमाउंट उन्हें दिया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिससे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। अब इस आधार पे आपके लिए हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? जिला सुशासन सूचकांक यानी 2022 में यह जारी किया है, लेकिन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये पहले जारी किया गया है, आपसे यही पूछा जा रहा है। हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका आप सही जवाब हमारे कमेंट में बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से दीपावली मनाएं और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू जरूर रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी दीपावली।